ये है वोल्गा, महान रूसी नदी। शायद ये नाम आपको घिसा पिटा लगे, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आपके दिमाग में अपने आप पारंपरिक रूसी धुनें बजने लगती हैं और शायद किसी कारणवश बालालाइका की धुनें। हालांकि दूसरी तरफ और क्या ही हो सकता है। वैसे तो बालालाइका बहुत प्रसिद्ध रूसी वाद्य यंत्र है, लेकिन जब आप इसके अतीत की ओर झांकेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरी तरह से रूसी नहीं है। वैसे ये है तो रूसी, लेकिन इसकी जड़ें पूरी तरह से रूसी नहीं है। तो आइए आगे सब पर एक एक करके बात करें। इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारी पहचान। तो दोस्तों, अभी हम हैं उलियानोव्स्क में। उलियानोव्स्क 1924 तक सिम्बिर्स्क के नाम से जाना जाता था। ये मध्य वोल्गा क्षेत्र का एक प्रमुख औद्योगिक और परिवहन केंद्र है। यहाँ की कुल आबादी है 6,25,500। आधुनिक इतिहास में ये शहर सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इस शहर में आप उनके जीवन से जुड़ी कई थीम आधारित संग्रहालयों को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ उलियानोव्स्क में एक बिल्कुल अलग तरह के संग्रहालय ने हमारा ध्यान खींचा है। बालालाइका रूसी संस्कृति के प्रमुख प्रतीकों में से एक है। ये प्रतिष्ठा इसे 19वीं और 20वीं सदी के मोड़ पर संगीतकार और संगीत रचयिता वसीली आंद्रेयेव के बदौलत मिली। उन्होंने बालालाइका को लोक संगीत से उठाकर संगीत अकादमिक क्षेत्र में स्थान दिलाया, जिस वजह से इसकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई। उलियानोव्स्क का बालालाइका संग्रहालय हमारे लिए अप्रत्याशित रूप से काफी लोकप्रिय स्थान निकला। यहाँ लगातार एक के बाद एक पर्यटक समूह आते रहते हैं। यहाँ सिर्फ गाइड के भाषण के साथ पारंपरिक तरीके से प्रदर्शनी का दौरा करना ही नहीं होता, बल्कि यहाँ आगंतुक बालालाइका बजाना भी सीख सकते हैं। मैं 100 रूबल वाला इंजीनियर हूँ, इससे ज्यादा मैं कमा नहीं सकता। यहाँ व्यक्तिगत रूप से इस वाद्य यंत्र की निर्माण प्रक्रिया को सीखा जा सकता है। दबाव डालो, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं। समझ गई। हाँ, इस तरफ? उस दिशा में। हाँ, असल में बालालाइका एक रूसी वाद्य यंत्र है। ये हमारी जमीन पर विकसित हुआ। रूसी लोगों ने इसे बनाया, आविष्कार किया। लेकिन एक बात यह भी है कि मानव सभ्यता हमेशा से उधार लेने, अपनाने और व्याख्या करने का इतिहास रहा है। सर्गेई क्लूचनकोव इस संग्रहालय के संस्थापक हैं, और सिर्फ संग्रहालय के ही नहीं, क्योंकि संग्रहालय एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे सर्गेई अपने दोस्तों के साथ मिलकर साकार कर रहे हैं। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बालालाइका को समर्पित है। इस मायने में सर्गेई को वसीली आंद्रेयेव के कार्यों का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। बालालाइका की उत्पत्ति के इतिहास को सर्गेई और उनके दोस्तों ने हर तरफ से खंगाल डाला है। वैसे वाद्य यंत्र जिन्हें उंगलियों से बजाया जा सकता है, जिनकी तारों को छेड़ा जा सकता है और तार कंपन के द्वारा आवाज पैदा होती है, ये शायद कभी एक विचार के रूप में एक तकनीकी नवाचार के तौर पर उभरे होंगे। ये वाद्य यंत्र संभवतः पश्चिम एशियाई क्षेत्र में विकसित हुए होंगे, यानी ईरान, इराक, लीबिया और उस इलाके के अन्य देशों में। फिर वो तुर्की की दुनिया में पहुंचे। तुर्कों का प्रभाव बहुत व्यापक था, कैस्पियन सागर के आसपास, पूर्व और पश्चिम में, और हमारे यहाँ पर भी। जैसे जैसे तुर्क उत्तर की ओर बढ़े, उनका सामना हमारे साथ हुआ। हाँ, हम ये सब याद रखते हैं। वो वक्त जब मंगोल हमारे यहाँ आए, जब खाना बदोश जातियाँ हमारे क्षेत्र में आई और हमें उनके साथ संवाद करना पड़ा। हाँ, सांस्कृतिक तौर पर भी। और शायद यही वो समय था जब संभवतः हमने इस असाधारण और अनोखे वाद्य यंत्र को उनसे देखा और अपनाया होगा। जिन वाद्य यंत्रों में ध्वनि का स्रोत दो बिंदुओं के बीच खिंचा हुआ तार होता है और जो किसी डंडे, जैसे बालालाइका के मामले में गर्दन के साथ लगा होता है, उन्हें कॉर्डोफोन या तंतुस्वरी कहा जाता है। बालालाइका एक असामान्य कॉर्डोफोन है, खासकर इसलिए कि इसका आकार त्रिकोणीय होता है। पहले बालालाइका अलग अलग आकारों में बनाई जाती थी, लेकिन त्रिकोणीय आकार को मानक रूप में स्थापित किया गया। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे का कारण बालालाइका के रूसी स्वभाव से जुड़ा हुआ है। दरअसल मिसाल के तौर पर त्रिकोणीय आकार बनाना किसी घुमावदार आकार की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि लकड़ी को मोड़ना कहीं ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। हाँ, ऐसे अर्धगोल नमूने बनाना और ये सब लकड़ी को अलग अलग कोनों से छीलकर बनाया गया है। साथ ही जब हम लकड़ी के टुकड़ों को आपस में जोड़ते तो ये जटिल तकनीकी प्रक्रिया हो जाती है। इसमें बहुत सटीक बढ़ईगिरी की जरूरत पड़ती है, जबकि हम कह सकते हैं त्रिकोणीय ढांचे को बनाना कहीं ज्यादा सरल होगा। बालालाइका ने अपना आज का रूप वसीली आंद्रेयेव और उनके सहयोगी संगीत वाद्य निर्माता
संख्या सिमोन नालिम्फ की वजह से पाया। इन्हीं के प्रयासों से बालालाइका दो प्रकार की बनी, एक तो पारंपरिक जो घर पर संगीत बजाने और सरल लोक धुनों के लिए उपयुक्त है, जबकि दूसरा शैक्षणिक जो किसी भी स्तर की जटिलता वाली संगीत रचनाओं के पेशेवर प्रदर्शन के लिए बनाई गई है। इन दोनों प्रकारों में कई भिन्नताएं हैं, जैसे स्वर, तारों की संख्या और उनकी व्यवस्था, और तारों के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री। इसके अतिरिक्त इन वाद्य यंत्रों की संरचना में भी कई विशेषताएं हैं। ये समझने के लिए कि बालालाइका बनाना कितना आसान है, हमने सर्गेई और उनकी टीम द्वारा उनके बालालाइका प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए एक और स्थान का दौरा किया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बालालाइकर शायद सर्गेई और उनकी टीम के प्रोजेक्ट का सबसे व्यापक हिस्सा है। यहाँ हमें ये साबित करने के लिए और भी तर्क मिले कि बालालाइका एक रूसी वाद्य यंत्र है। उदाहरण के लिए वाद्य यंत्र के विभिन्न हिस्से जो सभी कार्डोफोनों में मिलते हैं, यहाँ पर उनके अपने विशिष्ट रूसी नाम हैं। इसे गिटार वादक ग्रिफ कहते हैं, लेकिन हमारी बालालाइका शब्दावली में इसे रुचका यानी हैंडल और लपातका कहा जाता है, और इस हिस्से को या तो कॉर्पस कहा जाता है या इसे कुजोव कहा जाता है। रुचका, कुजोव में जादिंका या जतिंका होती है। ये हिस्सा आमतौर पर सप्रूस और विनियर से बना होता है। ये कुजोव लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों यानी क्लोपकी से मिलकर बना होता है। यानी ये हिस्सा? हाँ, ये क्लोपकी है। येवगेनी यहाँ के कुजोव विभाग के विशेषज्ञ हैं, लेकिन यहाँ के अधिकांश कारीगरों की तरह वो असेंबली के लगभग हर चरण में काम कर सकते हैं, क्योंकि इस उत्पादन की तकनीक उन्होंने समय के साथ स्वयं सीखी है। कोशिशों और गलतियों के माध्यम से उन्होंने वाद्य यंत्र के लिए सबसे उपयुक्त आकार, बेहतरीन डिजाइन और उत्कृष्ट ध्वनि गुणवत्ता हासिल की। मक्सीम अभी डेक तैयार कर रहे हैं। ये बालालाइका की असेंबली का पहला चरण है, जिसे ज़कुब्रोवाया या डेक को कवर करना कहा जाता है। पहले डेक को तैयार करना होता है। देखिए, उन्होंने कल या कुछ दिन पहले स्प्रिंग्स को चिपकाया था। ये क्रॉस वाइज लगाए गए पुर्जे इसकी सही प्रतिध्वनि सुनिश्चित करेंगे। और हाँ, येवगेनी इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अन्य कारीगरों की तरह खुद भी बालालाइका बजाते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि पहली बात, अगर आप संगीत के प्रति रुचि नहीं रखते तो अपनी मेहनत का मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है, और दूसरी बात, पारंपरिक बालालाइका बजाना सीखना बहुत आसान है। पारंपरिक धुन बजाने के लिए आपको सिर्फ 3 पोजीशन सीखनी होती हैं। उदाहरण के लिए पहला कॉर्ड, इसे क्रिलेचका कहते हैं। इसे 4 बार नीचे की ओर उंगलियों से बजाते हैं, 1 2 3 4। फिर एक बहुत ही साधारण और रोचक कॉर्ड आता है जिसे पोलिये कहा जाता है। इसमें कुछ भी दबाना नहीं पड़ता, बस खाली तारों पर बजाना होता है, 1 2 3 4। इसके बाद क्रिलेचका का एक सिमेट्रिकल संस्करण आता है जिसे दोमिक कहते हैं। इसे भी 4 बार बजाते हैं, 1 2 3 4, और फिर वापस पोलिये पर लौटते हैं, 1 2 3 4। इस तरह यह धुन बार बार दोहराई जाती है, क्रिलेचका से शुरू होकर 1 2 3 4, पोलिये 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 पोलिये, दोमिक 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 दोमिक, और फिर पोलिये। इसे पर्दगोर्नी कहा जाता है, जो पारंपरिक बालालाइका की एक सरल धुन है। हमारा कारखाना प्रतिमाह लगभग 200 वाद्य यंत्र बनाता है। तार्किक रूप से माना जाता है कि ये सभी बिक जाते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ उत्पादन करके रख दें, यानी महीने में 200 वाद्य यंत्र, तो साल में 2000 से ज्यादा करीब 2500 वाद्य यंत्र बनते हैं। हाँ, 12 महीने में तो ठीक है। सच कहे तो ये संख्या हमें हैरान कर गई। हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि आज के समय में बालालाइका इतना लोकप्रिय वाद्य यंत्र होगा। हालांकि देश के पैमाने पर देखें तो ये मात्रा वास्तव में बहुत कम है। आज रूस में ये रूसी वाद्य यंत्र होने के बावजूद एक दुर्लभ वस्तु बन गया है। हम कभी कभी इस संगीत से जुड़े समुदाय की बंद प्रकृति और उनकी पारंपरिक सोच का सामना करते हैं। ये समुदाय अपने दायरे में सिमटा रहता है, खासकर पेशेवर स्तर पर, और वहाँ से बाहरी दुनिया के लिए कोई जानकारी नहीं आती। हाँ, हमारे विचार से ये एक तरह की नुकसानदेह प्रवृत्ति है, क्योंकि इसके कारण ये कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अलेक्सेई आर्किपोस्की, गेओर्गी नेफ्योदोव, आंद्रे किरकोव जैसे कई संगीतकारों ने तथा और प्रोजेक्ट बालालाइका मिक्स द्वारा बालालाइका के प्रति रुझान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी संगीत शैली और दिशा भले ही विविध हों, लेकिन उनकी धुनें हमेशा दर्शकों की गहरी प्रतिक्रिया प्राप्त करती हैं।
मैंने अलग अलग संगीत समूहों के साथ प्रदर्शन किया है। हर प्रोजेक्ट में जो संगीत हम बजाते हैं उसकी शैली और दिशा अलग होती है। हम मस्कवा पहुंच गए हैं। ये राजधानी के क्लबों में से एक है। अभी यहाँ पीटर्सबर्ग के संगीतकार गेओर्गी नेफ्योदोव अपने कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे हैं। आज वो अपने समूह स्लोवो मीरा शांति का शब्द के साथ प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि हमें याद है, 150 साल पहले वसीली आंद्रेदेव ने बालालाइका की लोकप्रियता बढ़ाई थी। उसे लोक संगीत से उठाकर शैक्षणिक स्तर पर ले आए। गेओर्गी नेफ्योदोव इस काम को उल्टे तरीके से कर रहे हैं। बालालाइका को शैक्षणिक दायरे से बाहर लोक संगीत में लाकर उसे और लोकप्रिय बना रहे हैं, और कहना पड़ेगा कि इसमें उन्हें काफी सफलता भी मिल रही है। इस वाद्य यंत्र को लेकर हमेशा उत्साह और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। मैंने देखा है कि लोगों को सबसे पहले इसके ध्वनि और सुरों की विविधता आश्चर्यचकित करती है। औसतन लोग कहते हैं, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि बालालाइका पर ऐसा भी बजाया जा सकता है। वो तो आश्चर्यचकित ही रह जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? लगभग यही बात हमें उलियानोव्स्क में सर्गेई क्लुइचेव ने भी कही थी। बालालाइका ने अपनी प्रासंगिकता कुछ हद तक इसलिए खो दी क्योंकि ये मीडिया से गायब हो गई। हम इसे शायद ही कभी देखते हैं और इसलिए हम इसे भूल जाते हैं कि ये है भी। लेकिन किसी चीज से प्यार करने के लिए सबसे पहले उससे परिचित होना जरूरी है। जो याद नहीं है कि ये कोई स्पष्ट और दृढ़ निश्चय था कि मुझे इस वाद्य यंत्र को बजाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे माता पिता मुझे संगीत विद्यालय लेकर गए। देखो, ये लोक वाद्य यंत्र है, बालालाइका डोमरा। उन्होंने कहा बालालाइका पर काम करो, और मैंने कहा ठीक है, बालालाइका। मुझे याद है कि मैं जब भी सोकर उठता था, मेरी बालालाइका मेरे बिस्तर के पास रखी होती थी। मैं उसे उठाता और सबसे पहले कुछ ना कुछ बजाता, बस ऐसे ही बिस्तर पर बैठे बैठे। फिर उसे रख देता और फिर दांत साफ करने और अन्य काम करने चला जाता। मेरा मानना है कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस वाद्य यंत्र पर बजाते हैं। सारी सीमाएं तो सिर्फ हमारे दिमाग में ही होती हैं। जितना खुला सोचने वाला इंसान होगा, जितना वो व्यापक रूप से विचार करेगा, उतनी ही आजादी से वो संगीत में अपनी अभिव्यक्ति कर पाएगा। शायद इन्हीं लोगों की बदौलत, जैसे गेओर्गी या सर्गेई, कुछ समय बाद हम बालालाइका को किसी दुर्लभ या विदेशी चीज की तरह देखना बंद कर देंगे। और वैसे भी जब बालालाइका हमारी अपनी पहचान है, तो इसे बाहरी क्यों समझें?